हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेडिको चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने कक्षा 12 बायोलॉजी के अध्याय मानव जनन से नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र का टोटल स्टडी कर लिया है। अब जो है निषेचन के बाद यानी भ्रूण का निर्माण और प्रत्यारोपण से संबंधित ये क्लास हमारा रहेगा। हम लोगों ने अभी तक निषेचन का प्रोसेस पढ़ा है, यानी निषेचन क्या होता है और उसके पहले पहले क्या होते हैं प्रोसेसेस, ये सब लोगों ने क्लियर किया है। अब हमें देखना है कि निषेचन के बाद यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो है क्या होता है निषेचन के बाद। तो निषेचन के बाद सबसे पहला प्रोसेस होता है भ्रूण का निर्माण। यही हमारा टॉपिक बना हुआ है आज का, इसे हम लोग समझने वाले हैं अपने इस क्लास के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप ये जान लीजिएगा निषेचन होता कहाँ है और इसमें कितना समय लगता है। जैसा कि बताया गया था कि ये जो आपको फैलोपियन ट्यूब है, इसी फैलोपियन ट्यूब में स्टमक एम्ब्रॉयडरी जंक्शन एक लोकेशन होता है, मैंने बताया था। इसी लोकेशन में निषेचन का प्रोसेस क्लियर होता है, संपन्न होता है। और निषेचन की जो प्रक्रिया है इसमें लगभग 12 से लेकर के 24 घंटे लगते हैं, यानी स्पर्म को एग के साथ अंडाणु के साथ फर्टिलाइज करने में कंप्लीटली मिक्सअप होने के लिए 24 घंटे तक का समय लग सकता है। यहाँ पर 24 घंटे बाद जब स्पर्म और प्लस ओवम ये दोनों आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, बढ़िया से मिल जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद बनता है क्या, जाइगोट। जाइगोट बनता है, ठीक है। यानी कि जाइगोट को बनने में लगभग इतना समय लगता है। अच्छा, एक बात हमें यहाँ पर थोड़ा और बता दूं कि ये जो शब्द आप देख रहे हैं निषेचन, निषेचन शब्द का प्रयोग जो है अर्नस्ट हेकल ने किया था। किसने? अर्नस्ट हेकल ने किया था 1883 में। ये बात याद रखिएगा। पीछे जो है ये बताया गया था आपको, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। तो हेडिंग बना हुआ है भ्रूण का निर्माण तथा प्रत्यारोपण। इसमें हमें लिखना क्या है, सबसे पहले बताना है कि निषेचन की प्रक्रिया स्टमक एम्ब्रॉयडरी जंक्शन में होती है और इस प्रोसेस में लगभग 12 से लेकर के 24 घंटे तक का जो है टाइमिंग लगता है, समय लगता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है सबसे पहले मैंने बताया कि स्पर्म और ओवम ये दोनों आपस में फर्टिलाइज होते हैं। देन सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम क्या है, जाइगोट यानी युग्मनज, ठीक है। यही सबसे पहले बनता है। युग्मनज एक सेल होती है, एक कोशिका होती है। कैसी कोशिका? 2n सेल होती है, यानी कि द्विगुणित कोशिका होती है, अर्थात इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या डबल होती है, अर्थात 46 होती है। यह एक कोशिका ही है। फिर क्या होगा, इस सेल में यानी जाइगोट सेल में इस कोशिका में विभाजन होता है, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन होता है। कैसा विभाजन? समसूत्री। तो आप यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें प्रोसेस होगा माइटोसिस, ठीक है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होने से ये एक सेल जो है सिंगल सेल है वो दो भाग में बढ़ जाती है। कितने भागों में? दो भागों में बढ़ जाती है, जिससे दो सेल बनते हैं। ये दोनों सेल अलग नहीं होते हैं, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से सेल डिवीजन होता रहता है और कोशिकाओं की संख्या बढ़ती रहती है और इसी से भ्रूण का निर्माण होता है, जिसे हम लोग कई चरणों के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहला यहाँ पर हेडिंग बनेगा, आइए हेडिंग बनाया जाए। यानी कि भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया को कई चरणों में समझा जा सकता है। सबसे पहला हेडिंग यहाँ पर बनेगा विदलन। क्या होगा? विदलन यानी क्लीवेज। चलिए हेडिंग बना लेते हैं। तो क्लीवेज किसे कहते हैं, विदलन किसे कहते हैं, याद रखिएगा। मैंने बताया कि जाइगोट क्या है, एक सेल होती है, एक 2n सेल होती है, डिप्लॉइड सेल होती है। इट मीन्स इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, दुगनी होती है। इस सेल में विभाजन होगा किस प्रकार का? समसूत्री टाइप का विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन होने से यह सेल दो भाग में बढ़ जाती है, ठीक है। इससे दो सेल बनती हैं। फिर क्या होगा, दो से फिर चार बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। एक से दो, दो से चार, चार से 8 और 8 से 16, ऐसे ऐसे धीरे धीरे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। इस प्रकार के विभाजन को विदलन कहा जाता है, क्लीवेज कहा जाता है। इतना हम लोग लिखेंगे। इसके बाद
हम लोगों को अगला हेडिंग बनाना है, दूसरा हेडिंग, जिसका नाम है मारुला। मारुला, ठीक है, आपका सेकेंड हेडिंग बनेगा मारुला। मारुला क्या होता है, इसमें लिखना क्या है, विदलन की प्रक्रिया होने से अर्थात कोशिका विभाजन होने से धीरे धीरे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है और बढ़ करके जब ये संख्या लगभग 8 से 16 हो जाती है, कितनी, 8 से 16 हो जाती है, तो कोशिकाओं के इसी समूह को हम लोग मारुला कहते हैं। क्या कहते हैं, मारुला। ये है मारुला, ठीक है। यानी जब विदलन प्रक्रिया होने लगती है तो विदलन प्रक्रिया होने पर कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे उसका आकार भी बढ़ेगा, और जब ये संख्या 8 से 16 हो जाती है तो उसी संख्या को, उसी कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, मारुला। यानी मारुला भी क्या है, एक अवस्था है, भ्रूण के निर्माण की एक अवस्था है। चलिए, तो यहाँ पर जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वाला, ये 8 से लेकर के 16 कोशिकाओं का एक समूह है और इसी समूह को हम लोग क्या कहते हैं, मारुला कहते हैं। ये मारुला स्टेज होती है भ्रूण के निर्माण में। अच्छा, फिर क्या होगा, जैसे जैसे कोशिकाओं का विभाजन होगा वैसे वैसे कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो जो स्ट्रक्चर है उसका भी विकास होगा, उसकी भी वृद्धि होती है। देखिए, एक बताओ, ये कोशिकाएं फिर से डिवाइड होती हैं, डिवाइड होती रहेंगी, संख्या बढ़ेगी, उसकी साइज बढ़ेगी, और कोशिकाओं की संख्या के साथ साथ, उसके बढ़ने के साथ साथ ये सेल्स जो होती हैं 2 भाग में बढ़ जाती हैं। ये सारी बातें हमें इसी हेडिंग के अकॉर्डिंग लिखनी है, मारुला के अंतर्गत लिखनी है। ये सभी कोशिकाएं 2 भाग में बढ़ जाती हैं। बाहर वाली जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं आउटर सेल मास, ठीक है, क्या कहते हैं, आउटर सेल मास। याद रखिएगा, मैंने बताया कि 8 से 16, 16 से 32, 64 ऐसे ऐसे कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, और ये कोशिकाएं जो है 2 भाग में बढ़ जा रही हैं। जो बाहर वाली साइड की कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम आउटर सेल मास कहते हैं, और जो अंदर वाली कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम इनर सेल मास कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर सेल मास। चलिए, फिर क्या होगा, धीरे धीरे यही कोशिकाएं अलग अलग फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिम्मेदार होती हैं। मतलब ये हुआ कि जो ये कोशिकाएं डिवाइड हो गई हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारी समझेंगी। आप एक चीज़ थोड़ा गौर करिएगा, जैसे होता क्या है, आप सोच सकते हैं कि थोड़ी सी कोशिकाओं मात्र से ही आँखों का निर्माण होता है, बाल बनते हैं, जीभ बनते हैं, दांत बनते हैं, ऐसे ऐसे शरीर के और भी ऑर्गन्स बनते हैं। तो ये अलग अलग बन रहे हैं क्योंकि अब डिफ्रेंशिएशन आएगा। अब सभी कोशिकाएं अपनी अपनी जिम्मेदारी समझेंगी, अपनी अपनी जिम्मेदारी को जो है फॉलो करेंगी और अलग अलग अंगों और उपांगों का निर्माण करेंगी। चलिए, इसके बाद क्या होगा, हमें अगला हेडिंग बनाना होगा। इतनी बातें लिखने के बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा, ब्लास्टुला। क्या होगा, ब्लास्टुला, ठीक है, ये हमारा तीसरा हेडिंग है। तो ब्लास्टुला क्या होता है, तो ये आप डायग्राम देख लीजिएगा, ये वाला डायग्राम। एक बात मैं बताना भूल गया, अभी जान लेते हैं। मारुला वाले स्टेज में हमें एक पॉइंट और लिखना है। क्या लिखना है कि जैसे जैसे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब में आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा ये सिंगल सेल है, जैसे जैसे सेल्स की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे स्ट्रक्चर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ते बढ़ते जब ये 8 से 16 सेल का जो स्टेज है, याद रखिएगा ये स्ट्रक्चर जो है ये स्टमक वाले भाग में पहुंचता है, इस वाले भाग में, यहाँ पर। ठीक है, यानी जो मारुला है, ये मारुला ये स्टमक वाले भाग में पहुंचता है किस, तीसरे दिन। ठीक है, याद रखिएगा। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मारुला का जो स्टेज होता है ये फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में कितने दिन में पहुंचता है। तो याद रखिएगा मारुला की अवस्था जो होती है भ्रूण के निर्माण की, वो अवस्था धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई फैलोपियन ट्यूब से होती हुई स्टमक वाले लोकेशन में पहुंचती है तीसरे दिन लगभग। ठीक है, उसके बाद ये स्टमक वाले लोकेशन से खिसक करके यूटेरस कैविटी में जो अंदर मैंने जगह बनाया है, ये स्पेस होता है, इसी कैविटी में एंट्री लेता है ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसे हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं।
तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका नाम है ब्लास्टुला। क्या नाम इसका? ब्लास्टुला। चलिए देखते हैं क्या होता है ब्लास्टुला। जब आउटर सेल मास और इनर सेल मास अपना अपना रोल प्ले करने लगते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी समझने लगते हैं, तो यही कोशिकाएं आगे चल करके और ज़्यादा विभाजित होती हैं। विभाजन के साथ साथ भ्रूण की साइज भी बढ़ने लगती है, या इस स्ट्रक्चर का, मारुला का जो स्ट्रक्चर है वो भी बढ़ने लगता है। फिर हम देखेंगे क्या, जो आउटर सेल मास होती हैं वो कोशिकाएं बाहर की तरफ फैल करके अपने अंदर की तरफ जो है स्पेस बनाने लगती हैं। ध्यान दीजिएगा क्या बताया गया कि जो आउटर सेल मास होती हैं वो कोशिकाएं और ज़्यादा बढ़ती हैं संख्या में और बाहर फैलती हैं और अंदर की तरफ एक स्पेस बनाती हैं। याद रखिएगा। तब इस बाहरी परत को हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या? ट्रोफोब्लास्ट। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो आउटर सेल मास थी वो चारों तरफ फैल करके अब ट्रोफोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं और अंदर की तरफ एक स्पेस बनता है जिसे हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसील। क्या? ब्लास्टोसील। ये कैविटी होती है, एक स्पेस होता है। तो याद रखिएगा जो आउटर सेल मास होती हैं वो बाहर की तरफ फैलती हैं और फैल करके जो है अंदर की तरफ एक स्पेस बनाती हैं। तो ये जो बाहर की तरफ फैल रही हैं आउटर सेल मास वो बदल जाती हैं ट्रोफोब्लास्ट में और अंदर की तरफ एक स्पेस बनाती हैं। इस स्पेस को हम कहते हैं क्या? ब्लास्टोसील। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो इनर सेल मास थी, जो अंदर की कोशिकाएं थी, मारुला स्टेज में अंदर की तरफ वाली कोशिकाएं, इनर सेल मास, वो जो है एक तरफ चिपक जाती हैं। ट्रोफोब्लास्ट यानी जो रिंग बनी हुई है, इस रिंग के एक तरफ ये चिपक जाती हैं और तब इन्हें कहते हैं इम्ब्रियो। क्या कहते हैं? इम्ब्रियो यानी कि भ्रूण। यानी यही भ्रूण जो है अब बन गया है। अब इसका जो धीरे धीरे डेवलपमेंट होना है। चलिए तो आगे देखते हैं क्या क्या होता है। तो यही अवस्था है ब्लास्टुला। ठीक है, ये ब्लास्टुला अब अंदर एंट्री लेगा लगभग तीसरे चौथे दिन। याद रखिएगा, तीसरे चौथे दिन जो है ये यूटेरस कैविटी के अंदर एंट्री लेगा इस वाले भाग में। मैंने बताया यहां तक जो पहुंचा हुआ स्ट्रक्चर है उसे मारुला कहेंगे या फिर ये स्ट्रक्चर कह सकते हैं। फिर क्या होगा, जैसे जैसे सेल्स की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे स्ट्रक्चर का नाम बदलेगा और ये एंट्री लेगा इस कैविटी के अंदर यहाँ पर। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पहुंच गया है। ठीक है, किस दिन? तीसरे चौथे दिन पहुंच चुका है। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। देखिएगा अगला जो टॉपिक है ये होगा गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला 4th हेडिंग बना लीजिए, गैस्ट्रुला। तो गैस्ट्रुला क्या होता है उसको समझ लेते हैं। अब देखिए, तो ब्लास्टुला के बाद आता है गैस्ट्रुला की स्टेज। ये ब्लास्टुला है, अब ये गैस्ट्रुला है। धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। लिखेंगे कैसे गैस्ट्रुला में? ब्लास्टुला में परिवर्तन होता है। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती है विभाजन के अंतर्गत। विभाजन को क्या कहते हैं? विदलन। इनकी संख्या बढ़ने से इसकी साइज भी बढ़ती है और जो ट्रोफोब्लास्ट थी, जो साइड वाली लेयर थी, ठीक है, ये और ज़्यादा फैल करके और ज़्यादा थोड़ी मोटी हो जाती, थिक हो जाती है। और इसके साथ साथ जो अंदर का स्पेस है, मैंने बताया था ब्लास्टोसील, जो अंदर का स्पेस होता है वो भी धीरे धीरे और ज़्यादा बनने लगता है। इसके अलावा जो भ्रूण की कोशिकाएं होती हैं वो भी और ज़्यादा ग्रो करने लगती हैं। अच्छा, इतना लिखने के बाद हम बताएंगे कि जो बड़ी सी साइज आप देख रहे हैं जिसमें ट्रोफोब्लास्ट की संख्या भी बढ़ रही है, उसकी थिकनेस बढ़ रही है, इसके साथ साथ जो है इनर सेल मास में जो एम्ब्रियो बना हुआ था, क्या बना हुआ था? एम्ब्रियो। ये क्या है? एम्ब्रियो जो बना हुआ था, इस एम्ब्रियो की साइज भी धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी, लार्ज होती जाएगी। एटलीस्ट क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है अब धीरे धीरे रेडी हो रहा है अगले प्रोसेस के लिए। इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? गैस्ट्रुला। अर्थात ब्लास्टुला के विकास होने के बाद जो संरचना बनती है वो गैस्ट्रुला होती है और गैस्ट्रुला में जो ट्रोफोब्लास्ट होता है वो पहले से ज़्यादा मोटा होता है और इसके साथ साथ इनर जो स्पेस होता है जिसे हम लोग ब्लास्टोसील कहते हैं ये भी बड़ा होता है। इसके साथ साथ जो एम्ब्रियो की साइज होती है वो थोड़ी सी इनलार्ज हो जाती है। इसके अलावा
ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये एरिया जिस तरफ एम्ब्रियो होता है उधर का जो ट्रोफोब्लास्ट है उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एम्ब्रियो जिस तरफ है उस साइड के ट्रोफोब्लास्ट में यानी बाहरी परत में कुछ परिवर्तन होते हैं। क्या परिवर्तन होते हैं? इस साइड में ऐसे ऐसे कुछ लहरदार स्ट्रक्चर बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया कि जिधर एम्ब्रियो होगा उस साइड के ट्रोफोब्लास्ट में कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ लहरदार स्ट्रक्चर बनते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? विलाई। ठीक है, इसे कहा जाएगा विलाई। अब पूरा नाम आप इसे लिख सकते हैं कोरियोनल विलाई। क्या लिखेंगे आप? कोरियोनल विलाई। ये विलाई अंगुलियों के जैसे कुछ प्रोजेक्शन होते हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनते हैं इसी गैस्ट्रुला के अंतर्गत। अर्थात गैस्ट्रुला में एम्ब्रियो जिस साइड में होता है उधर की सबसे बाहरी भित्ति अर्थात इस ट्रोफोब्लास्ट की बात कर रहा हूं मैं, इसी में कुछ फिंगर जैसे प्रोजेक्शन बनते हैं, रचनाएं बनती हैं उंगली जैसी। उन रचनाओं को हम कोरियोनल विलाई कहते हैं और ये कोरियोनल विलाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगली प्रक्रिया के लिए। चलिए, अगली प्रक्रिया हमारी होगी नंबर 5, प्रत्यारोपण। क्या लिखेंगे? प्रत्यारोपण अर्थात इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ध्यान दीजिएगा। जब गैस्ट्रुला का विकास हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब गैस्ट्रुला का विकास हो जाता है तो उसी समय की बात हो रही है। होगा क्या? ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यहाँ पर, धीरे धीरे ये खिसकता खिसकता नीचे आएगा। ठीक है, और जैसे कि आपको बताया गया है कि ये भ्रूण का जो है गर्भाशय की अंदर वाली स्पेस होती है जिसे हम लोग गर्भाशय गुहा कहते हैं, यूटेरस कैविटी कहते हैं। गर्भाशय की जो दीवार है अंदर वाली, ये वाली, जिसे हम लोग इंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोमेट्रियम। इसी मेट्रियम से ये स्ट्रक्चर चिपकेगा। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसे हम लोगों ने गैस्ट्रुला लिखा है, ये गैस्ट्रुला, ये पूरा स्ट्रक्चर जो यूटेरस की दीवार अंदर वाली होती है जिसे हम लोग इंडोमेट्रियम कहते हैं, इसी इंडोमेट्रियम में ये जाकर के धंस जाएगा। किस साइड में धंसेगा? जिधर ये कोरियोनल विलाई बना होगा, फिंगर लाइक संरचनाएं बनी होती हैं, उसी से जो है ये इंडोमेट्रियम के अंदर धंस जाता है, उसके अंदर चिपक जाता है इस तरीके से। क्योंकि जिस प्रकार से इधर जो बने हुए स्ट्रक्चर कोरियोनल विलाई, उसी प्रकार से इंडोमेट्रियम में भी ऐसे खांचे बने होते हैं। तो ये दोनों ऐसे आपस में जाकर के सेट हो जाते हैं, ऐसे चिपक जाता है ये जाकर के आपका, क्या नाम है इसका? गैस्ट्रुला। इसी घटना को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन यानी कि प्रत्यारोपण। ठीक है, अर्थात भ्रूण का जो है गर्भाशय की इंडोमेट्रियम के अंदर जो है आरोपित हो जाना, चिपक जाना, जुड़ जाना, इसी घटना को कहते हैं क्या? भ्रूण का प्रत्यारोपण। ये घटना इस जगह पर 5 से 7वें दिन होती है। ठीक है, याद रखिएगा, 5 से 7वें दिन यहाँ पर प्रत्यारोपण होता है। ये बात हमें इसमें लिखनी है, 5 से 7वें दिन भ्रूण का प्रत्यारोपण होता है। ये एक औसत टाइम बताया जाता है, लेकिन अगर आपसे एग्जैक्ट पूछा जाए ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में, अगर उसमें 7 है अलग से, देन हम 7 राइट आंसर लगाएंगे। तो याद रखिएगा, 7 जो है राइट आंसर लगाएंगे, नहीं तो आप 5 to 7 डेज लिख सकते हैं। ठीक है, तो भ्रूण का प्रत्यारोपण तक हम लोग अभी तक क्लियर कर चुके हैं। भ्रूण का निर्माण तथा प्रत्यारोपण ये हो गया है। प्रत्यारोपण के बाद अब भ्रूण का विकास कैसे कैसे होता है, इसके बाद अभी शिशु का विकास है, लैक्टेशन है, दुग्ध का श्रावण है, ऐसी तमाम चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना याद रखिएगा कि जो टॉपिक बना हुआ है, ये टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है लगभग 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में। तो इस चीज़ को आप पूरा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ टफ नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले जब भी आप हेडिंग बनाएंगे भ्रूण का निर्माण तथा प्रत्यारोपण, तो उसमें आप 2 बात जरूर लिखेंगे। निषेचन के बाद की जो प्रक्रिया होती है उसे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और उसी के बाद भ्रूण का निर्माण होता है और धीरे धीरे प्रत्यारोपण भी होता है।
भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग निम्नलिखित चरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। इतना लिखने के बाद आप ये 5 हेडिंग बनाएंगे और जैसे जैसे मैंने बताया है उसी हिसाब से आप 5 हेडिंग में लिखेंगे। और लिखने के बाद आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पूरा डायग्राम है ये आप कॉपी कर देंगे, तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 सेल स्टेज है, ये 2 सेल है, ये 4 सेल स्टेज है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।